हे गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक के सफर में हमने जान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा। इस सेशन में हम फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने वाले हैं। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों जानी हमने, ताकि इसको अप्लाई कर सकें। इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हम फिजिकल एप्लीकेशन इसके देखने वाले हैं। मेनली मिक्सचर प्रॉब्लम्स में, मिक्सचर की प्रॉब्लम्स हैं उनमें देखेंगे इसके एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके एप्लीकेशन सिर्फ 3 ही टाइप की प्रॉब्लम्स में होते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस्तेमाल में लिया जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी कई और प्रकार के बन सकते हैं। ये मेनली 3 अपन देखेंगे, स्टैंडर्ड किस्म के फॉर्मेट हैं, और बाकी भी एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं जो अन्य प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेंगे। हम इस सेशन में मेनली ये 3 प्रकार के फॉर्मेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए खेल चालू करते हैं और मिक्सचर प्रॉब्लम्स के साथ करते हैं शुरुआत, है ना। मिक्सचर प्रॉब्लम है आपके सामने। अ टैंक इनिशियली कंटेन्स 200 लीटर्स ऑफ ब्रीन, है ना। एक टैंक में 200 लीटर जो है वो ब्रीन है, ठीक है, राइट, है ना भाई। कोई लिक्विड है यहाँ पे 200 लीटर, ठीक है जी, और उसमें 50 ग्राम सोल्ट है। तो इसके अंदर 50 ग्राम जो है वो 50 ग्राम जो है, ये लो 50 ग्राम सोल्ट है। सर सोल्ट गुलाबी बना दिया आपने। हाँ जी, अपना सोल्ट गुलाबी है, चलो ठीक है ना। अब ब्रीन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर, है ना। 2 ग्राम पर लीटर की जो ब्रीन है ना, जिसमें सोल्ट भी है ना, वो आ रही है, रफ्तार उसकी है 5 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से। चलो, है ना, ये देखो इसके अंदर ब्रीन ऐड हो रही है ना, ब्रीन इसमें ऐड हो रही है। ये लो जी, ब्रीन इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। तो सोल्ट भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, ओके जी, ठीक है जी, है ना। और जब ये ऐड हो रही है तो मिक्सचर को जो है अपन स्टीयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम स्टीयर कर रहे हैं। द मिक्सचर इज केप्ट स्टीयरिंग, है ना, ठीक है। और इसने कहा कि मिक्सचर बाहर भी निकल रहा है, मिक्सचर इज फ्लोइंग आउट एट अ रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। अच्छा, बाहर भी निकल रहा है, 4 लीटर पर मिनट की रफ्तार से बाहर निकल रहा है। तो ये देखो 4 लीटर पर मिनट की रफ्तार से अपना मिक्सचर जो है बाहर भी निकल रहा है। बहुत ही बढ़िया जी, आ भी रहा है, जा भी रहा है ना। पहला पार्ट क्या पूछा है कि एट व्हाट रेट, ग्राम पर मिनट में रेट बतानी है, डज सोल्ट एंटर्स द टैंक, सोल्ट टैंक में किस रेट से आ रहा है ना। रेट बताई यहां पूछी गई है, रेट एट विच सोल्ट एंटर्स द टैंक। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अच्छे से सेशन को पॉज करके प्रॉब्लम को रीड करें, प्रोसेस करें, माइंड में जो पूछा है उसको एक बार खुद निकालने की कोशिश करें और फिर सोल्यूशन को देखें। ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सोल्ट किस रेट से एंटर कर रहा है, देखो ब्रीन जो है ना, 1 लीटर में 2 ग्राम सोल्ट है, तो 1 लीटर में 2 ग्राम सोल्ट है ना। और रफ्तार कितनी है सोल्ट के एंटर करने की, 5 लीटर पर मिनट। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो लीटर से लीटर कैंसिल होकर के 10 ग्राम पर मिनट आपको रफ्तार निकल जाएगी सोल्ट के एंटर करने की। तो ये आ गया आपका लीटर से लीटर कैंसिल होकर के 10 ग्राम्स पर मिनट की रफ्तार से, यहां पे ग्राम पर मिनट में ही पूछा था, सोल्ट एंटर कर रहा है ना। 1 मिनट में 10 ग्राम सोल्ट एंटर कर रहा है ना। और ब्रीन जो है, ब्रीन वो 1 मिनट में 5 लीटर एंटर कर रही थी, है ना। 5 लीटर यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट की रफ्तार में एंटर कर रही थी, और 4 लीटर पर मिनट की रफ्तार से बाहर निकल रही थी। तो एक लीटर पर मिनट की रफ्तार, 5 - 4, 1 लीटर पर मिनट की रफ्तार से ब्रीन यहाँ पे स्टे कर रही है ना। तो टी टाइम में टी लीटर ब्रीन और एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगी, है ना। 200 लीटर ब्रीन शुरुआत में थी, है ना। टी टाइम में टी लीटर, है ना, 1 × टी लीटर एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगी, तो 200 + टी, इतनी ब्रीन हो जाएगी टी टाइम के बाद। हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रीन बताओ टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ब्रीन का वॉल्यूम बताओ। 200 पहले से थी, है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्रीन बता दो एट टाइम टी, लो वी टी।
200 पहले से थी और टी और एक्स्ट्रा होगी, तो इतने लीटर्स ब्रीन हो गई है टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद ब्रीन कितनी होगी? 200 प्लस टी लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहां पूछा गया है, एट वॉट रेट डज सोल्ट लीव द टैंक एट टाइम टी। सोल्ट किस रेट से बाहर निकल रहा होगा टी टाइम पे? टी टाइम पे ब्रीन कितना हो चुकी है? 200 प्लस टी, है ना। अच्छा 200, अच्छा ग्राम पर मिनट में बताना है। देखो अपन बोलेंगे कि लेट अमाउंट ऑफ सोल्ट, अमाउंट ऑफ सोल्ट तो ऑब्वियसली बात है ग्राम्स में ही बात कर रहे हैं अपन। अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम टी, ये मान लेते हैं y है ना। टाइम टी पे देखो पहले से ब्रीन उसमें सोल्ट था, फिर कुछ सोल्ट ऐड हो गया, तो टोटल मान लो y ग्राम सोल्ट अपना टी टाइम पे है, तो y ग्राम सोल्ट अपना है, और है ना वॉल्यूम ऑफ ब्रीन कितना है? वॉल्यूम ऑफ ब्रीन एट टाइम टी वो है मेरा 200 प्लस टी लीटर्स, 200 प्लस टी लीटर्स है। ठीक है ना, इतना है। ठीक है जी, अब मुझे देखना है कि रेट जिससे सोल्ट टैंक को छोड़ रहा है ना, रेट एट विच सोल्ट लीव द टैंक, सोल्ट लीव द टैंक एट टाइम टी। सोल्ट जो है टैंक को छोड़ रहा है, डिपार्ट कर रहा है ना। यहां देखो ना ब्रीन बाहर निकल रही है ना, ब्रीन बाहर निकल रही है, यहां पे देखो तो सोल्ट भी तो बाहर निकल रहा है। तो 1 मिनट में 4 लीटर ब्रीन बाहर निकल रही है, 1 मिनट में 4 लीटर ब्रीन बाहर निकल रही है ना। तो 1 मिनट में 4 लीटर ब्रीन बाहर निकल रही है ना। और 1 लीटर में कितना सोल्ट है? 1 लीटर में इतना सोल्ट है, टोटल सोल्ट डिवाइड बाय टोटल लीटर कर दो, है ना। इतना सोल्ट है, इतना सोल्ट है 1 लीटर में, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, इतने ग्राम सोल्ट पर मिनट निकल रहा है जी, इतने ग्राम सोल्ट पर मिनट निकल रहा है। ये यहां पे इंटरेस्टिंग बात बता दी मैंने आपको, है ना। 4y अपॉन 200 प्लस टी ग्राम सोल्ट निकल रहा है 1 मिनट में। आप बोलेंगे y की वैल्यू तो बता दो, आप बोलेंगे टी टाइम पे सोल्ट की वैल्यू तो बता दो कितनी है। बताऊंगा टी टाइम पे सोल्ट की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा, और अमाउंट ऑफ सोल्ट प्रेजेंट एट टाइम टी, टी टाइम पे कितना सोल्ट है, टी टाइम पे कितना सोल्ट है, y की वैल्यू बताऊंगा, है ना। ये y है आपका अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टी टाइम, है ना। टी टाइम पे सोल्ट की अमाउंट, है ना, y ले ली। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पूरा जो खेल हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा खेल अगर आप समझोगे तो सोल्ट एंटर कर रहा है ना, रेट एट विच सोल्ट एंटर्स, सोल्ट एंटर करने की रेट माइनस में रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, सोल्ट के डिपार्ट करने की रेट माइनस कर दें तो ये वो रेट आ गई नेट रेट, नेट रेट आ गई जिससे, नेट रेट आ गई जिससे सोल्ट जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, अमाउंट जो है सोल्ट की वो इंक्रीज कर रही है कंटेनर में, है ना। तो ये आगे रेट एट विच जो सोल्ट है या केमिकल है, रेट एट विच केमिकल और जो सोल्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं, रेट एट विच सोल्ट अमाउंट ऑफ सोल्ट इज चेंजिंग, अमाउंट ऑफ सोल्ट इज
चेंजिंग, है ना, इन द कंटेनर। क्लियर है बात? ठीक है जी। तो ये एकदम आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सोल्ट एंटर किस रेट से कर रहा है ये अपने को समझ अगर आ गया, सोल्ट डिपार्ट किस रेट से कर रहा है ये अपने को समझ आ गया, और दोनों को माइनस करने पे, है ना, मान लो 1 मिनट में 5 ग्राम सोल्ट आ रहा है और 1 मिनट में 4 ग्राम सोल्ट जा रहा है, तो कितना सोल्ट 1 मिनट में रहा? 1 ग्राम रहा। तो अमाउंट ऑफ सोल्ट कितनी चेंज हो रही है वो रेट निकल जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लें अपन, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें एकदम, है ना, ये मक्खन फॉर्मूला है ना। रेट एट विच सोल्ट एंटर्स, ये मैंने पहले पार्ट में निकाली थी, है ना। रेट एट विच सोल्ट एंटर्स ये पहले पार्ट में निकाल दी थी। अब रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, ध्यान से सुनना, किस रेट से सोल्ट जो है वो डिपार्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो एक तो होगी आपकी YT, YT बोले तो अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम T, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम T डिवाइड बाय VT, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एट टाइम T, YT बाई VT, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम T, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट टाइम T। मतलब इतने वॉल्यूम पे इतने ग्राम सोल्ट है, और वॉल्यूम किस रेट से बाहर निकल रहा है? रेट एट विच लिक्विड डिपार्ट्स। रेट क्या जिससे लिक्विड डिपार्ट कर रहा है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये है जो अपने को याद करना है ना। ये सेकंड फॉर्मूला है जो अपन अगर याद कर लें तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर अपन याद कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा जी, ठीक है भाई। देखो 5 लीटर लिक्विड में 200 ग्राम सोल्ट है, 200 ग्राम सोल्ट है, ठीक है, और 2 लीटर लिक्विड 1 मिनट में बाहर निकल रहा है। तो देखो 200 ग्राम डिवाइड बाय 5, है ना, 5 लीटर में इतना हो गया, तो ग्राम बाय लीटर पता चल गया, और 1 लीटर में इतना निकल रहा है, तो 1 मिनट में इतने ग्राम सोल्ट बाहर निकल रहा होगा, है ना। बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड है ये तो, है ना भाई। 1 लीटर में सोल्ट निकाल लो और फिर 2 लीटर में सोल्ट निकालो, ये तो यूनिटरी मेथड है, ठीक है ना। तो ये वाली बात आई होप क्लियर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया रेट एट विच सोल्ट लीव्स द टैंक। तो यहाँ पे पर लीटर में कितने ग्राम सोल्ट है और 4 लीटर में कितने ग्राम सोल्ट है, और 4 लीटर 1 मिनट में जा रहा है तो इतने ग्राम 1 मिनट में जा रहा है। यूनिटरी मेथड की बात है तो बिल्कुल एकदम सिंपल, ठीक है ना। मेरी बातों को प्रोसेस करें माइंड में। तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है वो है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बनेगी, सोल्ट किस रेट से एंटर कर रहा है, सोल्ट किस रेट से एंटर कर रहा है, माइनस किस रेट से डिपार्ट कर रहा है। तो देखो एंटर कर रहा है सोल्ट किस रेट से, 10 ग्राम पर मिनट, डिपार्ट किस रेट से कर रहा है, वो ये है 4y अपॉन 200 प्लस टी। तो है ना 10 माइनस 4y अपॉन 200 प्लस टी कर दोगे, रेट एट विच सोल्ट एंटर्स माइनस रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, दिस इज इक्वल टू रेट एट विच सोल्ट जो है वो अपनी अमाउंट चेंज कर रहा है कंटेनर में, dy बाई डी टी आ गई, ठीक है। y क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t। हमें बात को समझना होगा, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t, ठीक है।
और ये यहाँ पे ये चीज क्या है, रेट एट विच सोल्ट डिपार्ट्स, सोल्ट डिपार्ट्स, ये क्या चीज है, रेट एट विच सोल्ट एंटर्स, रेट एट विच सोल्ट एंटर्स, ये क्या है, रेट एट विच अमाउंट ऑफ salt in the container is changing। क्लियर बात है एकदम, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ये, y और t यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, dy बाई dt, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अपन सोल्व कर लेंगे ना तो अपना गेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा ना तो आप नोटिस करें ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रेशन ये वाली क्वांटिटी dt, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, है ना, pt फंक्शन है और ये q फंक्शन है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना तुमको आता ही है। तो ये हो गया e की पावर 4ln 200 प्लस t, तो ये आ जाएगा 200 प्लस t की पावर 4, है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सोल्यूशन कैसे निकलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q फंक्शन, ठीक है। तो फर्दर जब हम सोल्व कर रहे हैं इसको तो ये आ गया y इंटू 200 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 200 प्लस टी की पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट कैसे निकलेगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे y कितना है, 50 ग्राम था मेरे को लग रहा है। एट t इक्वल टू 0 y मेरा कितना है 50 ग्राम्स, है ना, यही था ना, है ना। अमाउंट ऑफ सोल्ट, है ना, ये अमाउंट ऑफ सोल्ट है टाइम t पे, हाँ, टाइम t इक्वल टू 0 पे। शुरुआत में देखिए आप 50 ग्राम सोल्ट लेके चले थे अपन, 50 ग्राम सोल्ट है, तो t इक्वल टू 0 पे y मेरा 50 ग्राम है। तो अगर आप t इक्वल टू 0 पे y 50 ग्राम पुट करोगे ना तो 50 इंटू 200 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 200 की पावर 5 प्लस c, ठीक है। तो है ना, इसको कैसे करेंगे अपन सोल्व, यहाँ पे 200 इंटू 2 हो गया 400 इंटू 200 की पावर 4, लेफ्ट में ले गए तो आ गया आपका c आ गया -350 इंटू 200 की पावर 4 आ गया। क्लियर है। तो आपका जो y है वो आ चुका है, देखिए y कितना आ गया है, y इज इक्वल टू, है ना, डिवाइड में तो आ गया 200 प्लस t की पावर 4, राइट, और यहाँ पे है 2 इंटू 200 प्लस t की पावर 5, 2 इंटू 200 प्लस t की पावर 5, और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई -350 इंटू 200 की पावर 4, -350 इंटू 200 की पावर 4, है ना। तो ये आ गई अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t, है ना, ये आ गई अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t के हिसाब से सोल्ट की अमाउंट आ गई, अमाउंट ऑफ सोल्ट एट टाइम t, है ना, t टाइम पे सोल्ट की जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इसको आप जिस भी फॉर्मेट में आंसर लिखा है ऑप्शन दे रखे तो टिक कर देना। क्लियर है जी बात।
मेन फंडा जो है वो यहाँ लिखा हुआ मैंने, है ना। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है और एक ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, तो मुझे लगता है मिक्सचर प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसने बोला था कि एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो इस प्रोसेस की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी मैंने, और सोल्ट टी टाइम पे कितना प्रेजेंट होगा वो बता दीजिए। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी कि किस टाइम पे टी टाइम पे सोल्ट जो है वो कितना प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मैंने लिख दिए हैं। सो ये कहानी थी मिक्सचर प्रॉब्लम की। ये वाली प्रॉब्लम्स तो जेई मेन के अंदर आई हुई है पहले भी, तो इम्पोर्टेंट है ये। देखो इधर क्या गिवन है हमें, द population of a certain country is known to increase at a rate of proportional to the number of people presently living in the country। करंट में जितने उस रेट से इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, पीपल्स lives या living at any time t। उसके बाद हमें बोला है कि आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन हैज डबल्ड एंड आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इनिशियली लिविंग इन द कंट्री। तो जो हमने n लेट किया है वो तो किसी अदर टाइम t पे लेट किया है ना, तो ये भी लेट कर लेते हैं। n नोट है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल इनिशियली लिविंग इन द कंट्री। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज किस में, n में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या लिखेंगे, क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, n के ही प्रोपोर्शनल है। तो dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन n विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल जो हमने n लेट किया है। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो dn बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू एन हो जाएगा। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dn बाई n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, k dt, है ना। dn के साथ n ले लिया और dt के साथ कांस्टेंट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट, ये आ गया ना। ठीक है, इसके बाद t इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू कितनी है, n नॉट है, तो t इक्वल टू 0 रखें तो ये 0 हो गया, n कितना हो जाएगा, n नॉट, तो c की वैल्यू आ गई ln n नॉट। तो c की जगह यहाँ पे पुट करूँ तो ये बन जाएगा ln n इज इक्वल टू के टी प्लस ln n नॉट। ठीक है यहाँ तक। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, आफ्टर 2 years t इक्वल टू 2, n क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ n नॉट, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी उसकी, डबल हो जाएगी। तो t इक्वल टू 2 पे ln n की जगह क्या रखेंगे, 2n नॉट इज इक्वल टू 2k प्लस ln। ठीक, आगे सोल्व करें इसको तो क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, है ना, उसको उधर जाके माइनस करें तो ln 2n नॉट माइनस ln n नॉट, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई बी, n नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा ln 2 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/2 ln 2 आ गई। तो एक तो हमारे पास c था जिसको n नोट में कन्वर्ट कर दिया, n नोट वैल्यू आ गई, और एक c हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया था उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें क्या गिवन है और चीज़, t इक्वल टू 3 पे कितनी पॉपुलेशन है, 20,000 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये
ln n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln 20,000। क्या हुआ, अच्छा 20,000 इज इक्वल टू k कितना है हमारे पास 1/2 ln 2, t कितना लिया हमने 3 प्लस c जो है ln n नोट। अब इसमें क्या अननोन है हमारे पास, n नोट अननोन है, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको सोल्व करें तो इसको इधर ले आए तो आ जाएगा ln 20,000 माइनस ये कितना हो गया 3/2 ln 2 इज इक्वल टू ln n नोट। 3/2 को पहले हटाना पड़ेगा तभी ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln 20,000 माइनस ln 2⁻³ मतलब 2√। 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की एक पूरी पावर और एक आधी पावर मतलब √2 हो जाएगा इज इक्वल टू ln n नोट। तो यहाँ से आ जाएगा ln 20,000 बाई 2√2 इज इक्वल टू ln n नोट। n नोट की वैल्यू यहाँ से 20,000 बाई 2√2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 71। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707। ये आप फिजिक्स में शायद याद रखते हो, जरूरत पड़ती है इसकी ना, या केमिस्ट्री में पड़ती है कहीं तो पड़ती है, फिजिक्स में पड़ती है, तो मुझे ये याद है। मैथ्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ही पड़ी है। 1/√2 की वैल्यू 0.707 वो वहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपका 0.7071 ऐसा कुछ होगा तो वो 71 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी अपने को, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी। सवाल में लिखा हुआ भी यही है, एस्टिमेट करना है। नोट कर लो फटाफट से इसको, स्लाइड चेंज करें। सब ने लिख लिया यहाँ तक, कर लिया नोट। चलो इसी तरह का एक और सवाल सोल्व करके दिखाओ जिसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रीवियस ईयर का सवाल है, लेट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यदि आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको ना। जो यहाँ होता है वो यहाँ होना चाहिए, ये बताया था मैंने ना। यहाँ y हो तो y, x हो तो x, pt हो तो pt। अब इसमें p की वैल्यू कितनी होगी -1/2 और q कितना होगा -200 विद साइन लेना है। छोटी सी भी गलती आंसर आ जाएगा। अब वहाँ तो पीसी बोलेगा नहीं आंसर गलत है, एक बार वापस चेक कर लो, क्योंकि वहाँ तो क्लिक कर दिया आपने आगे बढ़ोगे। तो ऐसा सवाल आ जाए तो ये फ्री का सवाल है आपके लिए ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो बस ऐसे ही दे रखा है। थोड़ी सी वो आपको फीलिंग्स आए, रेबिट्स हैं उनकी, है ना, उनको सरवाइव करना मुश्किल होता है तो उनकी रेट डिक्रीज ही होती है ना, बढ़ती नहीं है ना। तो P और Q मिल गया आपने को। तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका भी होता है ना वैसे डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट दे रखे हैं और वेरिएबल नहीं है, बट आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर लो। तो क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e⁻⁻ -1/2 t आ जाएगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे इसका, y इंटू, तो यहाँ पे y की जगह क्या लिख दे pt इंटू e⁻⁻1/2 t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -200
ई रेज टू पावर माइनस 1/2t इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, बाद में लिख लियो, टाइम दूंगा ना लिखने के लिए, तब क्या करेगा। -200 बाहर आ जाएगा। ई रेज टू पावर टी को इंटीग्रेट करें तो ई रेज टू पावर टी होता है, बट टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आए तो वो पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो ई की पावर -1/2t तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ -1/2 डिवाइड भी हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा p ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर -1/2t। ई रेज टू पावर -1/2t से डिवाइड कर दूं मैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 200। क्या हुआ, डिवाइड करने से क्या दिक्कत है, ई रेज टू पावर -1/2t से डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा ना एज इट इज। यहाँ कितना बचेगा, -200 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये ऊपर जाके 400 प्लस सी, और इससे डिवाइड किया तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर t/2 हो गया। अब हमें p ऑफ 0 मतलब t इक्वल टू 0 पे pt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 400 प्लस c। ई रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -300। तो pt कितना हो जाएगा हमारा, 400 -300 रेज टू दी फाइनल आंसर। ऐसे सॉल्व करना है। तो टैलेंटेज बॉयज एक सवाल और करना चाहोगे ऐसा, बट आंसर निकालना पड़ेगा आपको, हाँ। देखो, स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है आपको जाल में फंसाने के लिए दी होती है बस, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, सोल्व करो। देखो इधर, जिसने भी नहीं किया हो या जिससे नहीं हुआ हो, at present a firm is manufacturing 2000 items. It is estimated that rate of change of production P with respect to additional number of workers X is given by। यदि हम number of workers को increase करेंगे तो production increase होगा। वो किस तरह से इंक्रीज होगा, वो इस तरह से इंक्रीज होगा, dp/dx इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स। इफ द फर्म एम्प्लॉइज 25 मोर वर्कर्स, 25 मोर वर्कर्स आ जाते हैं तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन कितना होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती जब यहाँ पे रूट एक्स की जगह p होता, है ना, जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए, तब बात बनती। नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। dp इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। dp को इंटीग्रेट करेंगे तो p आ जाएगा, 100 को विद रेस्पेक्ट टू x 100x माइनस 12 रूट एक्स, 12 कांस्टेंट है, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब x क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स, जब कुछ थे ही नहीं, मतलब एडिशनल वर्कर्स 0 थे, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 2000 का, 2000, हाँ, 100 इंटू 0 माइनस इधर भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 25 कर दी तो वैल्यू निकालो p की कितनी होगी, x की 2500, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको 4 टाइम्स कट गया ये, और इससे मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। 8 इंटू 25 की पावर 3/2 निकालनी है, तो 25 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 125
और प्लस 2000। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 और ये 4500 में से 1000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल जिसने नहीं लिखा है लिख लो, जिसने लिख लिया है, जिसने ट्राई कर लिया है, ये होमवर्क में है। आंसर बता देता हूँ मैं इसका, कितना आएगा? 11.55। व्हाट कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट? 11.55 की इंटरेस्ट रेट से ये अमाउंट इंक्रीज होगा, परसेंटेज में निकालना है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टाइप है हमारा, कौन सी टाइप की प्रॉब्लम? ज्योमेट्रिकल। Find the equation of the curve which is such that the area of the rectangle constructed on the abscissa of any point and the intercept of tangent at this point on y-axis is equal to 4. कैसे सोल्व करेंगे? Find the equation of the curve which is such that area of the rectangle constructed on the abscissa of any point and the intercept of the tangent at this point. जैसे कि कोई भी इन जनरल हम कर्व बना लें किसी भी तरह का, मान लो इस तरह का कोई कर्व बना हुआ है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो कोई भी पॉइंट हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं ये पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, और y इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व है हमारे पास, है ना। रैंडम कोई भी कर्व होगा तो इस तरह से मानना पड़ेगा कुछ तो। अब इस पॉइंट के एब्सिसा का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट होगा इसका। और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो किस तरह की बनेगी टेंजेंट? मान लो कि ऐसी कुछ टेंजेंट बन जाएगी, ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है, ये होगी टेंजेंट। और अब क्या बोल रहा है कि इसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट है किस पे? वाई एक्सिस पे। तो कौन सा इंटरसेप्ट हो गया? ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं हम? टेंजेंट की इक्वेशन से। अब देखो यहाँ तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल सी लाइन ड्रॉ कर ली, इसलिए बन गया ये रेक्टेंगल। हर बार तो ऐसा नहीं होगा, मान लो कि कर्व इस तरह से कुछ हुआ, टेंजेंट की जो लाइन है वो इस तरह से बनी इस पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे ना, उस उसके और इसके परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से पास करने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे ऑर्डिनेट है, तो यहाँ एक क्या फॉर्म हो जाएगा? रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने इसी तरह की टेंजेंट ड्रॉ की, वो किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसे भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, कैसे भी आए। तो जो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो इस इंटरसेप्ट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को टेंजेंट, उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी किस, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें उसके एक्स कोऑर्डिनेट के। तो ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? जिससे कि मैं उस पॉइंट का क्या निकाल सकूं? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने से ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। ये हमें पता है ये कितना है? एक्स। ये निकालना है अपने को। ये निकल जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 4 के बराबर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? कैपिटल वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स माइनस एक्स कोमा वाई पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही होगी, ठीक है। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करना है, तो इसको 0 किया तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? कैपिटल वाई। और ये क्या हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी। दिस इंटू दिस किसके बराबर होगा? 4। तो दिस इंटू दिस लिखेंगे हम, तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का जो मॉड लिखेंगे ना, वो 4 के बराबर रखेंगे।
क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू 4 है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका मोड 4 के बराबर होगा। मोड को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है ना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 4 के बराबर। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। किससे डिवाइड कर दें इसको, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस। ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो P कितना है, माइनस 1 बाई एक्स, एंड Q कितना है, माइनस प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू माइनस ln, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स या मॉड एक्स, इसको पावर में ले जाएंगे, ई ln हट जाएगा, 1 बाई मॉड एक्स बचेगा। और इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू 1 बाई मॉड एक्स इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। क्यू कितना है, माइनस प्लस, इसको बाहर लिख देते हैं ना, माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस, अच्छा ई की पावर है तो वाई 1 बाई एक्स, इसको 1 बाई एक्स ही ले लेते हैं ना अपन, मोड एक्स को 1 बाई एक्स ले लेते हैं। 1 बाई एक्स लेने का रीज़न हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू ली है वो कुछ भी हो सकती है वैसे तो, है ना। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमने मोड लगा दिया यहाँ पे, मोड लगाने से मोड हटा तो चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ दोनों कंसिडर कर चुके हैं हम, तो एक्स ही ले सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हम ऑलरेडी मोड को हटा के प्लस माइनस ले चुके हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ, और यहाँ पे तो वैसे ही पॉजिटिव वाली कंसिडर करेंगे हम। ये आ जाएगा माइनस प्लस 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर माइनस 3 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, माइनस प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2 अपॉन माइनस 2, फिर ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा y बाई एक्स, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाई एक्स प्लस, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। लिख लिया सबने, चलो छोटे छोटे से सवाल लिख लो।